ताक़ुब में जो आदमी निकले थे वो सुरंग में और इसके इर्द गिर्द वादियों में घूम फिर रहे थे। दो आदमी उस जगह जा खड़े हुए जहां से मेहदी उल हसन अंदर आता जाता था। मेहदी उल हसन ढलाने उतरता और चढ़ाइयाँ चढ़ता एक ऐसी चट्टान पर जा पहुंचा जहां आगे कुछ भी नहीं था। वो ज़मीन का भेदी था। उसे इतना तजर्बा था कि अंधेरे में भी अजनबी ज़मीन के खदोखाल भांप लिया करता है। उसे ये समझने में कुछ देर लगी कि नीचे दरिया है और ये दरियाए नील है। उसने लड़की के हाथ भी खोल दिए और मुंह से पट्टी भी उतार दी। चट्टान की ढलान खड़ी थी। लड़की से कहा, बैठो और नीचे को सिरको। दोनों सिरक कर नीचे गए। पानी की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। चट्टान की ढलान खत्म हो चुकी थी। वो अभी दरिया की सतह से बुलंद थे। उसने लड़की से कहा कि दरिया में कूदो। लड़की बोली, मैं तैरना नहीं जानती। मेहदी उल हसन ने खंजर न्याम में डाला और लड़की को अपने बाजुओं में ले लिया जैसे बगलगीर हुआ जाता है। उसने लड़की को मजबूत गिरफ्त में लिए हुए दरिया में छलांग लगा दी। दरिया का रुख काहिरा की तरफ था। लड़की को उसने दानिस्ता छोड़ दिया। उसने देखा कि लड़की तैर रही है। मुझे मालूम था कि तुम तैर सकती हो, मेहदी उल हसन ने कहा। तुम्हें हर ढंग सिखाकर हमारे मुल्क में भेजा जाता है। ज्यादा जोर न लगाओ, दरिया उधर ही जा रहा है जिधर हम जा रहे हैं। उनके एक तरफ चट्टानें और पहाड़ियां खड़ी थीं। इन्हें तलाश करने वाले इस कोसार के दूसरी तरफ भाग दौड़ कर रहे थे। लड़की ने तैरते तैरते एक बार फिर कोशिश की कि मेहदी उल हसन को अपने जवान जिस्म का असीर बना ले, लेकिन उसने कोई असर न लिया। बहुत दूर आगे जाकर जब मेहदी उल हसन ने देखा कि वो खतरे के इलाके से दूर आ गया है, मुंह में दो उंगलियां डालकर खास अंदाज से सीटियां बजाईं। वो तैरता भी गया और वक्फे वक्फे से सीटियां भी बजाता गया। थोड़ी देर बाद उसे दूर से ऐसी ही सीटियां सुनाई दीं। फिर सीटियों का तबादला हुआ। एक कश्ती उनके करीब आ गई। मेहदी उल हसन को मालूम था कि जिस तरह सरहद पर गश्ती संतरी घूमते फिरते रहते हैं, इसी तरह दरिया में भी गश्ती पहरा होता है। खतरे के वक्त एक दूसरे को बुलाने के लिए वो मुंह से इसी तरह सीटी बजाया करते हैं। ये कश्ती गश्ती संतरियों की थी। मेहदी उल हसन ने अपना तारफ कराया। संतरियों ने उसे और लड़की को कश्ती में बिठा लिया। अली बिन सफियान गहरी नींद सोया हुआ था। उसे मुलाजम ने जगाया और बताया, मेहदी उल हसन नाम का एक आदमी एक लड़की को साथ लेकर आया है। मेहदी उल हसन का नाम ही काफ़ी था। अली बिन सफियान उचक कर उठा और बाहर को दौड़ा। मेहदी उल हसन और लड़की के कपड़ों से पानी टपक रहा था। दोनों को कमरे में बिठाया। कंदील जल रही थी। मेहदी उल हसन ने पहली बार लड़की का चेहरा देखा और सोचा, लड़की ने ठीक कहा था कि मुझे रोशनी में देखोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। मेहदी उल हसन ने हकीम का नाम लेकर कहा, उसके घर पर फौरन छापा मारें। मेहदी अली बिन सफियान ने हैरत ज़दा होकर पूछा, किसकी बात कर रहे हो? क्या ईमान फरोशी कोई नई खबर है? मेहदी उल हसन ने कहा और लड़की से पूछा, हकीम तुम्हारा साथी है ना? यहाँ झूठ बोलोगी तो अंजाम बड़ा ही भयानक होगा। लड़की ने सर झुका लिया। अली बिन सफियान ने उसके भीगे हुए सर पर हाथ रखकर कहा, यहाँ तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। तुम्हारे हुस्न और जवानी के लिए हम पत्थर हैं। जब हम बेबस औरत की इज्जत करने पर आते हैं तो हम रेशम की तरह मुलायम और नरम हैं। हकीम तुम्हारा साथी है। लड़की ने असबात में सर हिलाया। मेहदी उल हसन ने नहायत मुख्तसर तौर पर सुनाया कि वो क्या देख कर आया है और हकीम ने उसे बदरूह का किस तरह झांसा दिया था। अली बिन सफियान ने मुलाजम और अपने मुहाफ़िज़ों को बुलाया और इन्हें मुख्तलिफ कमानदारों की तरफ पैगामात देकर दौड़ा दिया। कोतवाल गियास बल्बस को भी बुलवा लिया। उसने इस किस्म के हंगामी हालात के लिए ज़्यादा नफरी का एक दस्ता तैयार कर रखा था जो इस तरह की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता था। मेहदी उल हसन की रिपोर्ट पर यह दस्ता फौरन तैयार हो गया। अली बिन सफियान ने गियास के सुपुर्द ये काम किया कि हकीम के घर छापा मारे और उसे गिरफ्तार करके उसके मकान
اور دواخانے کو سربا مہر سیل کر دی۔ اس نے خود سواروں کو ساتھ لیا، ایک گھوڑے پر مہدی الحسن کو، دوسری پر لڑکی کو بٹھایا اور واردات والے علاقہ کو روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ بہت دور نہیں تھی۔ لڑکی کے گروہ کے آدمی اس وقت تک تلاش سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے تھک ہار کر فیصلہ کیا کہ وہاں سے نکل بھاگیں۔ انہیں خدشہ یہ تھا کہ لڑکی اگر قاہرہ پہنچ گئی تو وہ نشاندہی کر دی گئی۔ گروہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ آدمی کہتے تھے کہ مہدی الحسن کا اونٹ یہیں ہے، وہ اگر نکل گیا ہے تو اتنی جلدی قاہرہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کشمکش میں انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں وقت ضائع کر دیا۔ آخر وہ اپنا سامان سمیٹ کر غار نما کمرے سے نکلے، مگر انہیں گھوڑے کے قدموں کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ علی بن سفیان کے سواروں نے مشلیں جلا لیں اور وادیوں میں پھیل گئے۔ لڑکی کو ساتھ رکھا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گروہ کہاں رہتا ہے۔ وہاں گئے تو غار کے اندر سے 4-5 آدمی پکڑے گئے۔ اندر مختلف قسم کے سامان کے انبار تھے۔ دن میں آتش گیر مادہ، تیر کمان اور خنجر تھے۔ ایک مضبوط بکس میں سونے چاندی کے وہ سکے تھے جو مصر میں رائج تھے۔ ان آدمیوں میں صرف ایک صلیبی تھا، باقی قاہرہ کے مسلمان تھے۔ ان کی نشاندہی پر گروہ کے دوسرے افراد کی تلاش شروع ہوئی۔ ساری رات اور اگلا پورا دن تلاش جاری رہی، جس کے نتیجہ میں باقی افراد بھی پکڑے گئے، جن میں 2 ایسی ہی لڑکیاں تھیں جیسی مہدی الحسن نے پکڑی تھی۔